गाइस, ऑल कूल। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने जाना था ब्यूटीफुल आइज की स्ट्रक्चर के बारे में और उस ब्यूटीफुल आइज में क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है। आज हम बात करेंगे जो आपके नेचुरल फिनोमिनाज हैं लाइट की वजह से, वो कौन कौन से हैं जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं लेकिन उनके कॉजेज नहीं पता चलते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम नेचुरल फिनोमिना दैट हैपेंस ड्यू टू योर एटमॉस्फेयर एंड लाइट। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। प्रिज्म हमारे पास में कई तरह का हो सकता है, लेकिन जो हमारी मेनली स्टडी है वो ट्रायंगुलर प्रिज्म पर है। ट्रायंगुलर प्रिज्म की आप देखिए, जो ये टेढ़ी सरफेसेस होती हैं इनको बोला जाता है लेटरल सरफेसेस। तो जब एक लेटरल सरफेस पर कोई लाइट बीम स्ट्राइक करेगी तब क्या होगा, इट्स गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, यानी एयर से कहां जा रही है, इट इज गोइंग टुवर्ड्स डेंसर मीडियम। तो यहां पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन यू कैन सी एन डैश यानी नॉर्मल, यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। और जब भी लाइट रेयर से डेंस में जाती है इट विल मूव टूवर्ड्स नॉर्मल। तो ये लाइट क्या होगी, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, यानी इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन दिस पाथ ये क्या हो रही है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है यहां पर। नेक्स्ट है, ये वापस जब ट्रेवल करके आपके इस सरफेस से स्ट्राइक करेगी दिस पॉइंट पर, यू कैन सी एम डैश, दिस इज नॉर्मल टू। यहां पर क्या होगा, डेंस से रेयर में जा रही है, यानी इट विल मूव फार अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यू कैन सी वो एम से जो रे है सीधे स्ट्रेट चले जानी चाहिए थी इस तरीके से, बट इट इज मूविंग फार अवे, सो वो इस तरफ चली जाती है। जो फाइनल रे होती है इस केसेस में हम क्या बोलते हैं उसको, इमर्जेंट रे या फिर इमर्जेंट बीम। तो यहां पर आप देख सकते हैं इंसिडेंट रे को जाना चाहिए था इस वाले पाथ पर, लेकिन वो 2 बार डिविएट होने की वजह से क्या हुआ है, वो उसका पाथ चेंज हो गया है। तो इसके ओरिजिनल पाथ में और जो इमर्जेंट बीम का पाथ है उसके बीच में क्या है, गैप आ रहा है। तो जो एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में उसको क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ डिविएशन। यू कैन सी ओवर हियर येलो मार्क जो है यहाँ पर, ये जो एंगल बना रखा है शेडेड इन येलो कलर, दैट इज द एंगल ऑफ डिविएशन। अब प्रिज्म के अंदर एक चीज और होती है, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म। तो आपकी जो ऊपर की तरफ एंगल बन रहा है, जो ये 2 लिटिल सरफेसेस के बीच में एंगल है, एंगल ए, तो यहां पर इसको क्या बोला जाता है, इट इज एंगल ऑफ प्रिज्म। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट हमारे पास में डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। ये तो हमने बचपन में ही सब ऑब्जर्व करते रहते हैं, ग्लास स्केल लेकर देखते हैं और उसके अंदर से क्या होता है, काफी सारे कलर्स निकलते हैं। इसी तरह से आप सोप बबल्स के अंदर भी इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट है क्या, इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स। और ये 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स कौन कौन से हैं, ये जो रेनबो में आपको दिखाई देते हैं वो ही कलर हैं जिनको हम बोलते हैं विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये जो बैंड होता है 7 कलर का, इसको बोला जाता है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। अब ये होता क्यों है, देखो आपके पास में 7 कलर्स है, इन सब की जो वेवलेंथ है वो अलग अलग होती है। तो वेवलेंथ अलग अलग होने से जैसे ही ये रेयर मीडियम से डेंस में या डेंस से रेयर में जाएंगे तो इनकी जो स्पीड होती है उसमें चेंजेस सब में अलग अलग होता है। ये वेरिएशन बहुत कम है, स्लाइटली होता है, बट जो एक डिफरेंस है वो एग्जिस्ट करता है। उसी की वजह से इन सब का जो डिविएशन है वो अलग अलग होता है, और इन केसेस में ये लाइट जो है सारी अलग अलग रास्ते पे हो जाती हैं। तो वी सी 7 कलर्स। तो डिस्पर्जन किसकी वजह से हो रहा है, डिस्पर्जन ऑल्सो अकर्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहां पर ध्यान देनी बात है, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो सबसे ज्यादा बेंडिंग जो हो रही है वो वॉयलेट कलर की हो रही है यहां पर, और जो सबसे लीस्ट बेंड हुआ है दैट इज रेड कलर। तो रेड कलर जो होता है आपके, दैट बेंड्स लीस्ट, और वॉयलेट कलर है दैट बेंड्स मैक्सिमम। नेक्स्ट हमारे पास में है रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। जैसे ही आप प्रिज्म में क्या कहते थे, व्हाइट लाइट स्ट्राइक करते हैं, इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स। तो उन 7 कलर्स को रिकॉम्बिनेशन करने के लिए न्यूटन नामक एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया था, उस एक प्रिज्म के सामने दूसरे प्रिज्म को अलग अलग पोजीशंस में रखा था। लेकिन जब उन्होंने उसको इन्वर्टेड पोजीशन में रखा तब वहां देखा कि ये जो 7 कलर्स हैं वो वापस रिकम्बाइन हो रहे हैं, और क्या मिल रहा है आपको, व्हाइट लाइट मिल रही है। तो यही हमारे रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस है, यानी एक प्रिज्म जो स्प्लिट कर रहा है, अगर आप उसके साथ में दूसरा प्रिज्म रख दो उसके आगे जो इन्वर्टेड पोजीशन में हो, तो जो 7 कलर स्प्लिट हुए थे, जिस वजह से स्प्लिट हुए थे, रिफ्रैक्शन, वो अगेन उनके अंदर डिविएशन होगा और वो क्या हो जाएंगे, रिकम्बाइन होकर क्या देंगे आपको, व्हाइट लाइट देंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की तारीख में। आपका जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये फिनोमेना। कैसे, ये केवल तभी होता है, रिमेंबर व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम
द मीडियम, वाटर से एयर में जा रहे हो, यानी कि आप जा रहे हो डेंस से रेयर की तरफ, केवल तब होता है व्हेन वी मूव फ्रॉम डेंस टू रेयर। क्यों? क्योंकि जब आप डेंस से रेयर की तरफ जाते हो तब आपके केस में क्या होता है, जो लाइट है दैट मूव्स फार अवे फ्रॉम नॉर्मल। आप इस केस में देखिए फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट रे जो है वो सीधी सीधी चली गई क्योंकि एंगल क्या था वहां पर, 0। नेक्स्ट केस में देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस 20 था लेकिन रे मूव फार अवे हुई और एंगल क्या बन गया, 27 डिग्री। नेक्स्ट केस में 30 डिग्री हमने एंगल बनाया तो आपके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, 42 डिग्री। यानी जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते जाएंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, इट विल ऑल्सो इंक्रीज। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर आपके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिल्कुल 90 डिग्री हो चुका होगा, यानी आपकी जो सरफेस है, दोनों का जो आपकी कॉन्टैक्टिंग सरफेस है उसके रे क्या होती है, पैरेलल बन जाती है। तो जब पैरेलल बन जाती है उसी एंगल को बोला जाता है हम लोग क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल इज द इंसिडेंस एंगल फॉर विच द रेज बिकम्स पैरेलल टू द योर सरफेस, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिसके लिए 90 डिग्री हो, उस इंसिडेंट एंगल को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। अब क्या हो अगर मैं क्रिटिकल एंगल के बियॉन्ड इंक्रीज करूं मेरी इंसिडेंट रे का इंसिडेंट एंगल, तो अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है इंसिडेंट एंगल तो वापस क्या होगी आपकी रे, वो और नॉर्मल से क्या होगी, ज्यादा डिविएट होगी। यानी इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू द अनदर मीडियम इट कम्स बैक इन द सेम मीडियम। यानी कि यहां पर वाटर से अगर स्टार्ट हो रही है तो वापस स्ट्राइक करके क्या हो रही है, वाटर आ रही है, तो रिफ्रैक्शन की जगह क्या हो रहा है, आपके पास में रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यही फिनोमेना कहलाता है आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना। तो उसके लिए दो कंडीशन मस्ट है, फर्स्ट लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, एंड सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये आपकी क्या होता है, कई फिनोमेना ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपकी लाइट कंटिन्यूअसली स्ट्राइक बैक होती रहती है लगातार, उसको बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना। ये फिनोमेना आपकी बहुत रिस्पॉन्सिबल है, आज की तारीख में जितना भी आपका फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है वो सारा इसी कॉन्सेप्ट पे होता है। हियर यू कैन सी, जैसे ही लाइट अंदर स्ट्राइक कर रही है क्लेडिंग के अंदर, वो क्या हुआ, आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा रखा जाता है कि वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, तो आपके जो कम्युनिकेशन सिग्नल है वो टकरा कर क्या होते हैं, वो वापस उसी अंदर आ जाते हैं। फिर ये फिनोमेना लगातार होता रहता है और आपको इन द एंड क्या मिलते हैं, सिग्नल्स मिलते हैं। इसी तरह से शाइनिंग ऑफ डायमंड्स और मिराज जैसे कॉन्सेप्ट्स के पीछे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट फिनोमेना है हमारा रेनबो फॉर्मेशन। बचपन से हम हमेशा वेरी क्यूरियस हैं इसके बारे में। जब भी लाइट आपकी बारिश होती है उसके बाद में आप बाहर निकल के देख सकते हैं एक ब्यूटीफुल सी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, रेनबो। अब रेनबो जो है आपने कभी सोचा वो किस तरीके से बना है, तो लाइट के कॉन्सेप्ट जो है वहां पर काफी ज्यादा यूज होते हैं। होता क्या है, जैसे ही आपकी रेन हुई, एटमॉस्फेयर के अंदर जो टाइनी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, और ये छोटे छोटे टाइनी वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, आपके प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं। तो जैसे ही सनलाइट इनके ऊपर स्ट्राइक करती है, वो होता क्या है, जैसे प्रिज्म में हुआ था आपके रिफ्रैक्शन होता है, तो लाइट रेस क्या होती है, रेयर मीडियम से कहां जा रही है, ये किसका बना है, वाटर मॉलिक्यूल है, यानी कि आपकी सरफेस कौन सी, वाटर की सरफेस है, तो रेयर यानी कि एयर से कहां ट्रांसफर हो रहा है, डेंसर यानी कि वाटर सरफेस पे। तो वहां पर फर्स्ट फिनोमेना होता है रिफ्रैक्शन। फिर आपकी ये प्रिज्म की तरह एक्ट कर रही है, तो वो क्या करता है, लाइट को डिस्पर्स भी कर देता है, तो साथ में ही ये लाइट जो होगी आपके क्या होगी, 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी। तो सेकंड फिनोमेना क्या हुआ यहाँ पर, डिस्पर्शन। अंदर जाकर क्या होता है, इनका जो एंगल होता है वो इस तरीके से स्ट्राइक करती है कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, तो इसी वजह से आपके इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और फाइनली जब ये रे वापस अगेन दूसरी सरफेस पे यहां स्ट्राइक करेगी, तब आपके केस में क्या होगा, यू विल गेट अनदर रिफ्रैक्शन। तो 4 फिनोमिनाज हो रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज रिफ्रैक्शन, सेकंड इज डिस्पर्जन, थर्ड इज इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर आप उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कह सकते हैं, एंड द फोर्थ पॉइंट इज अगेन रिफ्रैक्शन। प्लीज रिमेंबर, ये जो आपका ऑर्डर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रेनबो जो होता है वो आपकी हमेशा बनता है अपोजिट टू दैट ऑफ सन, यानी कि आप जो है सन और रेनबो के बीच में खड़े होंगे तभी आपको क्या है वो केवल ऑब्जर्व हो सकता है। नियर वाटरफॉल जो होते हैं, आपके वाटर का जो ड्रॉपलेट्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। इस वजह से कभी कभी सनी डे के अंदर बिना बारिश के भी क्या होता है, आपको उनके आसपास रेनबोज नजर आ सकते हैं। तो 2 नेसेसरी कंडीशन है रेनबो फॉर्मेशन के लिए।
फर्स्ट इज लाइट एंड द सेकंड इज सफिशिएंट वाटर कंटेंट इन एटमॉस्फेयर। जनरली बुक्स में आपको लाइट की जगह सनलाइट लिखा रह सकता है और सफिशिएंट वाटर कंटेंट की जगह क्या लिख सकते हैं, वहां लिख सकते हैं आपके रेन। लेकिन दीज टू आर नॉट अप्रोप्रिएट। लाइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आपकी क्वेश्चन है, ये आपका जवाब देगा इज रेनबो पॉसिबल इन नाइट। हमने नहीं देखा होगा, लेकिन कुछ रेनफॉल्स वगैरह के आसपास जहां पर वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, मून की हेल्प से रेनबो फॉर्मेशन हो सकता है। ये जो रेनबो बनता है वो काफी डल इन नेचर होता है, बहुत डल सा बनता है, एकदम रेयर केसेस में बनता है, बट इट डू फॉर्म्स। तो नाइट में क्या है, लाइट आपके सन की वजह से नहीं आ रही है, तो फिनोमिना जो क्या है लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लाइट इज द फर्स्ट कंडीशन ओवर हियर। तो रेनबो फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन है लाइट एंड सफिशिएंट वाटर कंटेंट इन एटमॉस्फेयर। तो जो रात में रेनबोज बनते हैं मून की हेल्प से नीचे वाटरफॉल, उनको बोला जाता है मूनबोज। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। हम जानते हैं हमारा एटमॉस्फेयर क्या है, ये एक हीट्रोजेनियस कॉम्बिनेशन है। कहीं पर कोई डस्ट पार्टिकल ज्यादा है, कहीं पर किसी गैस की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, कहीं इंडस्ट्री की वजह से कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस निकल रही है, कहीं पे वाटर कंटेंट ज्यादा है। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये काफी ज्यादा हीट्रोजीनियस है, काफी ज्यादा इसके अंदर मिक्सचर्स हैं। अब आपकी क्या होता है, जो सरफेस आपकी अर्थ के नियर है, जो यानी आपके अर्थ के क्रस्ट के पास में है, वहां पर जो एटमॉस्फेयर है वो डेंस होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाते हैं, इसकी जो डेंसिटी है इट स्टार्ट्स रिड्यूसिंग। तो डेंसिटी में डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर भी डिफरेंस आएगा। और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर डिफरेंस आएगा तो कौन सा फिनोमिना होता है, हमारे पास में रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है। तो अब इसी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से कुछ इंपॉर्टेंट जो फिनोमिना है वो हम ऑब्जर्व करते हैं। उसमें से पहला है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, another is advanced sunrise and delayed sunset, and third is yellowish or reddish color of sun. So first let's see what is twinkling of star. स्टार जब ट्विंकल करते हैं तो ठीक है, अपने बॉलीवुड मूवीज का डायलॉग मारते हैं तारा टूट गया। एक्चुअल में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ना कोई तारा टूट रहा है, दैट इज एस्टेरॉइड। और स्टार ट्विंकल नहीं करते हैं, वो सिर्फ हमें दिख रहे हैं। क्यों? लाइट जब स्टार से आ रही, स्टार कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा दूर होते हैं, तो आपको कैसे नजर आ रहे हैं, आपको ऐसे लगता है कि वो कोई डॉट जैसी स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा, जैसे ही लाइट वहां से आएगी आपके एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, और हमने बात की थी एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट लेयर्स है उनकी डेंसिटी क्या होती है, अलग अलग। तो सबसे पहले वो टॉप लेयर पे स्ट्राइक करेगी, तो वहां डेंसिटी कम है, तो वहां पर जो रिफ्रैक्शन है वो क्या होगा, हल्का सा होगा। और नीचे आएगी, वहां पर क्या हो रहा है आपके, अगेन रिफ्रैक्शन होगा, और नीचे आएगी अगेन रिफ्रैक्शन होगा। तो लगातार क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता रहता है। अब हम जब देखते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, हमने लाइट चैप्टर के अंदर देखा था कि जो हम स्ट्रेट लाइन के अंदर उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं, तो हमारी आईज के अंदर जब वो लाइट आती है तो हमें ऐसा लगता है वो किसी पीछे एक सोर्स से आ रही है। अब वो एक छोटू सा डॉट आपके लगता है स्टार, वहां से जो लाइट आ रही है, आपके जो एटमॉस्फेयर है वो कांस्टेंट नहीं है, हवा चल रही है, तो उसकी वजह से आपके जो पार्टिकल्स है वो काफी ज्यादा मूव होते रहते हैं। तो ये जो चेंज होता है उसमें जैसे हम एक पॉइंट पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं लाइट को, तो इसकी वजह से हमें ऐसा लगता है वो लाइट एक जगह से ना आकर काफी अलग अलग जगह से आ रही है। तो दैट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अब क्वेश्चन बनता है कि प्लैनेट क्यों ट्विंकल नहीं करते। प्लैनेट इसलिए ट्विंकल नहीं करते क्योंकि प्लैनेट का जो आपके डिस्टेंस है वो काफी कम है, इसी वजह से सन जो आपकी एक स्टार है वो भी ट्विंकल नहीं करता क्योंकि वो काफी पास है। तो अगर एक पॉइंट से आपकी लाइट आ रही है, सपोज यहां से लाइट आई, आपको ये पॉइंट इस तरफ दिखाई देगा, और यहां पर जो कोई पॉइंट है वो पॉइंट आपको कहीं यहां पर दिखाई देगा। तो यानी एक दूसरे की पोजीशन को, इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, वो लोग कैंसिल कर रहे हैं। तो हम ऐसा सोच सकते हैं जो प्लैनेट है वो काफी छोटे छोटे पार्टिकल का एक लार्ज नंबर ऑफ कलेक्शंस है। तो टोटल वेरिएशन जो इस केसेस में होता है ना, वो हमारी आईज जो है ऑब्जर्व नहीं कर पाती, क्योंकि जो टोटल वेरिएशन होता है वो आपको ऐसा लगता है नहीं हो रहा है, इट्स एवरेज आउट टू बी जीरो, देयरफॉर नलिफाइंग द इफेक्ट ऑफ ट्विंकलिंग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास के अंदर एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। सेम फिनोमिना है आपके एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आप यहां देखो ट्रू पोजीशन लिखा हुआ है, यहां से आपकी लाइट स्ट्राइक करी यहां पर फर्स्ट पॉइंट पर, इस जगह होगा क्या, वैक्यूम से आपके एटमॉस्फेयर में जा रहे हो, यानी रेयर से कहां जा रहे हो आप, डेंस में जा रहे हो, तो इट विल चेंज इट्स पाथ, और ये अपने पाथ से क्या होती है, डिविएट होती है। फिर कुछ देर बाद आपकी वापस जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स है उसके अंदर क्या होता है,
उसमें आपके डेंसिटी में डिफरेंस है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस है, तो अगेन रिफ्रैक्शन होगा। तो इसी तरीके से आपके यहाँ पर फिर लाइट अपने पाथ से डिविएट हुई, फिर अगेन अपने पाथ से डिविएट हुई, फिर अगेन अपने पाथ से डिविएट हुई। तो जैसे जैसे नीचे आ रही है लाइट अपने पाथ से क्या हो रही है, डिविएट होती जा रही है। रिमेंबर यहाँ एटमॉस्फेरिक लेयर्स का मतलब आपके मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर इनसे नहीं है। लेयर्स मतलब हम आप ऐसे मान सकते हैं, कुछ देर बाद आपके अगर आप कुछ डिस्टेंस अपर की तरफ मूव करेंगे और आपका जो कॉम्बिनेशन एटमॉस्फेयर का वो चेंज हो गया, तो वो हमारे लिए एक लेयर है। आगे मीजोस्फेयर में भी काफी सारी लेयर्स आप एज्यूम कर सकते हो, जस्ट इज डिफरेंस ऑन डेंसिटीज। अब यहाँ देखो आपकी लाइट को इस पाथ से ऐसे चले जाना चाहिए था स्ट्रेट, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन इट इज बेंडिंग। जो हम देखते हैं तो हमें जो ऐसे लगता है कि वो लाइट यहाँ से आपकी बिल्कुल ऐसे आ रही है, तो इसी वजह से हमें जो सन है वो थोड़ा सा अपनी पोजीशन से अलग दिखाई देता है। तो हम 2 मिनट पहले ही उसको देखना चालू हो जाते हैं। इसी तरह से अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट बाद तक वो सन हमें क्या रहता है, दिखाई देता रहता है। तो अगेन जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल फिनोमेना है दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। Sun is visible to us about 2 minutes before the actual sunrise and about 2 minutes after the actual sunset. इसी तरह से आपके पास में एक फिनोमेना है जो है आपकी कलरिंग ऑफ द सन। कलरिंग ऑफ द सन का मतलब क्या है, जैसे सन आपकी मॉर्निंग आवर्स में आपको कैसे दिखता है, येलोइश इन अपीयरेंस, लेकिन जो मॉर्निंग आवर्स के अंदर आपके जो सन है वो आपको दिखता है रेडिश ऑरेंजिश इन कलर। लेकिन जैसे जैसे दिन होता रहता है आपको 12 बजे 1 बजे के आसपास में वो क्या होता है, बिल्कुल येलो और व्हाइटिश येलो नजर आता है। तो उसका रीजन भी यही है। होता क्या है, मॉर्निंग आवर्स के अंदर आप इस छोटे साइड वाले डायग्राम में देखिए, आपके जो लाइट है उसको होरिजन के पास में, यानी आपकी अर्थ की सरफेस की तरफ जो है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। तो उसको एटमॉस्फेयर कैसा मिलेगा, डेंसर। तो उस केस में क्या होता है, जितने भी आपके कलर्स हैं वो ज्यादातर क्या हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। और हमने प्रिज्म में पढ़ा था रेड कलर जो होता है वो क्या होता है, इट बेंड्स लीस्ट। तो बाकी और स्कैटरिंग भी इस कलर की सबसे कम होती है। तो बाकी सारे कलर्स तो क्या होते हैं, वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं, बचा क्या, रेड कलर। तो हमें सन कैसा लगता है, रेड। लेकिन जब आपके मिड डे तक सन जो होता है वो आपके ऊपर की तरफ होता है, तो उसको कंपैरेटिवली शॉर्टर पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा। तो जो आपके कलर की स्कैटरिंग होगी वो ब्लू एंड की तरफ तो हो जाती है, लेकिन येलो जो हेवी वाले कलर है, येलो ऑरेंज रेड, ये नहीं हो पाते। तो जो ओवरऑल इफेक्ट है वो आपको कैसा मिलता है, आपको उस केस में येलो कलर का सन मिलता है। लेकिन मॉर्निंग आवर्स के अंदर क्या मिलता है, आपको रेडिश उसके अंदर डिजाइन दिखाई देती है। अब आपके क्वेश्चन है व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू। ये जो आपके कलर की स्कैटरिंग हो रही है, यहीं पर इसका जवाब है। होता क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में काफी छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो जब इन लाइट रे स्ट्राइक करती है तब होता क्या है, वहां पर जो ब्लू एंड है विबग्योर वॉयलेट से लेकर रेड, यानी इस तरफ के एंड वाले जो कलर है वो ज्यादा स्कैटर्ड होते हैं, ज्यादा फैलते हैं। तो उनके फैलने की वजह से हमें ऐसा लग रहा है वो कलर हर जगह फैल गए, तो आपको वो ही कलर नजर आता है। इस वजह से ओवरऑल जो इफेक्ट है वो हमें कैसा नजर आता है, ब्लू। The molecule of air and other fine particle in atmosphere have size smaller than the wavelength of visible light. They are more effective in scattering light of shorter wavelength. तो shorter wavelength यहाँ पर होती है violet कलर के केस में, और longest wavelength आपकी किसकी है, आपकी रेड कलर के केस में। तो जो shorter wavelength की लाइट्स है वो ज्यादा आपके scattered हो पाती हैं, बजाय की रेड एंड साइड में longer wavelength। So when sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in air scatters the blue color more strongly than red, और ये कलर आपको हर जगह फैला हुआ नजर आता है। इस वजह से आपको ऐसा लगता है स्काई इज ब्लू। लेकिन क्या हो अगर आप इसको ऑब्जर्व करें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या मून से, वहां पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। इफ द अर्थ के अंदर भी कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता तो आपको ये नहीं दिखता। एटमॉस्फेयर की वजह से आपके कलर की स्कैटरिंग हो रही है और आपको ब्लूइश अपीयरेंस हो रही है। लेकिन अगर आप मून पर जाएंगे तो वहां पर आपके एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहां पर आपको स्काई कैसे लगेगा, इट विल लुक लाइक डार्क। इसी तरह से जो स्काई अपीयर्स होता है डार्क फ्रॉम स्पेस एंड टू द पैसेंजर्स विच इज फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड, क्योंकि बहुत हाई एल्टीट्यूड पर क्या हो जाता है, आपके जो एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी लगातार रिड्यूस होती रहती है। तो जो टॉप लेयर्स हैं आपके, वहां पर क्या होगा, इतने अच्छी तरीके से कलर की स्कैटरिंग नहीं हो पाती है, तो हमें ये जो फिनोमेना है वो ऑब्जर्व नहीं हो पाते। Now due to less scattering of red light,
ये यूज होता है डार्क और फॉगी क्लाइमेट्स के अंदर डेंजर सिग्नल्स में। हम ऑफ्टन ऑब्जर्व करते हैं इसको कि आपको जो रेड कलर है वो काफी डिस्टेंस से नजर आ जाता है। उसका रिस्पॉन्सिबल फिनोमेना यही है कि आपकी रेड कलर जो है वो स्कैटर नहीं होता है इजीली। एंड द लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज टिंडल इफेक्ट। 9th क्लास के अंदर भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। द टिंडल इफेक्ट क्या होता है? इट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एज लाइट बीम पासेस थ्रू अ कोलाइड सॉल्यूशन और इमल्सिव सॉल्यूशन। अगेन हम बात करते हैं, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो काफी हीट्रोजीनियस इन नेचर है, काफी ज्यादा उसके अंदर क्या होता है वेरिएशन। तो जब लाइट स्ट्राइक करती है और उसको अप्रोप्रिएट पार्टिकल्स मिलते हैं, यानी कि अगर लाइट की वेवलेंथ के कंपैरेटिव पार्टिकल वहां पर प्रेजेंट में हो रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, आपको ये टिंडल इफेक्ट नजर आएगा। द इंडिविजुअल सस्पेंशन पार्टिकल क्या करते हैं, वहां पे स्कैटर करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, जिसकी वजह से कई बार क्या होती है, हमें नजर आने लग जाती है। जैसा होता है ऑफ्टन, अगर आपने कहीं विजिट की होगी किसी ऐसी जगह पर, नेचुरल जगह जैसे कि जंगल में ऑब्जर्व किया होगा। इनफैक्ट हम रूम्स के अंदर भी कभी कभी ऑब्जर्व करते हैं, जब गेट को थोड़ा सा खोलते हैं तो कई बार आपको एक बीम नजर आती है लाइट की, तो वो ही आपके क्या है, टिंडल इफेक्ट है। अब नीचे वाले डायग्राम्स के अंदर देख सकते हो, जैसे लाइट पास हो रही है, फर्स्ट सोल्यूशन के अंदर से ब्राउनिश सोल्यूशन है, आपको पाइप नजर आ रहा है। सेकंड सोल्यूशन प्योर वाटर है, उसके अंदर से आपको नजर नहीं आ रहा। थर्ड सोल्यूशन इमल्शन है, उसके अंदर से भी आपको क्या हो रही है, लाइट नजर आ रही है। तो टिंडल इफेक्ट क्या हो रहा है, इट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट बीम पासेस थ्रू अ कोलाइड। तो इस वीडियो में हमने जाना था नेचुरल फिनोमिना कौन कौन से होते हैं, वो किस तरीके से बने थे। तो प्लीज डू वॉच ऑल द वीडियोस और रिवाइज कीजिएगा आप टेक्स्ट मटेरियल्स के थ्रू भी, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज ऑल द थिंग्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू मीट विद अ न्यू फिजिक्स टॉपिक। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, टाटा बाय बाय, थैंक यू।